सो आज हम चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, क्लास 10th। ये मूवी और ये जो वीडियो है आप इसे www.cbsek.com के द्वारा देख रहे हैं। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है क्या? जो सोर्स से हमें एनर्जी मिलता है दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, वुड, विंड, वाटर, बहुत सारे ऐसे सोर्स है जहाँ से हमें एनर्जी मिलता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्चुअली डिस्कस टू टाइप्स ऑफ energy sources: conventional source of energy, non-conventional source of energy. These days we are going into energy crisis because of so many socio-economic facts. Every day petroleum products demand increases, and that is why we cannot rely on only petroleum products, but we have to develop some renewable source of energy, some non-conventional source of energy, and we have to increase the efficiency of some non-conventional source of energy so that we can easily overcome the crisis of energy crisis. So we'll first discuss what is good source of fuel. तो गुड सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग आज एलपीजी यूज करते हैं, सीएनजी भी यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल। तो गुड सोर्स ऑफ फ्यूल का कुछ कैरेक्टर है। पहला बात है, इट शुड हैव हाई एनर्जी आउटपुट पर यूनिट मास और वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हम कहते हैं कैलोरीफिक कोई भी फ्यूल का यदि कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है यूनिट मास कंज्यूम करके हम ज़्यादा एनर्जी पा सकते हैं। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 150 किलो जूल पर केजी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जबकि उसके नीचे आएगा तो सीएनजी की बात करेंगे हम। सीएनजी का कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पेपर को हम जलाते हैं तो उससे जो एनर्जी मिलता है दैट इज़ वेरी लेस अमाउंट। तो इसीलिए पेपर को हम फ्यूल नहीं कह सकते। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हुआ हाई एनर्जी आउटपुट पर यूनिट मास और वॉल्यूम। गैसेस फ्यूल करेंगे तो वॉल्यूम का बात करेंगे। सेकंड क्या कैरेक्टर है? इजीली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो उसका स्कार्सिटी बढ़ेगा। इसलिए गुड सोर्स ऑफ फ्यूल ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और अबंडेंट भी होना चाहिए। सिर्फ ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने से नहीं होगा। यदि हमें ईजिली अवेलेबल नहीं मिलेगा तो हम उसे गुड सोर्स नहीं कह सकते। और तीसरा बात है कि ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ईजिली हम स्टोर कर सकेंगे और ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। देखिए, एलपीजी, एक सिलेंडर एलपीजी से जितना एनर्जी मिलेगा और एक एलपीजी का सिलेंडर को स्टोर करना इतना ईजी भी है और ट्रांसपोर्ट करना इतना ईजी है, उसी इक्विवेलेंट वुड को यदि हम चूज करेंगे एज आवर फ्यूल, तो पहला बात है उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉब्लम है। सो गुड सोर्स ऑफ फ्यूल शुड बी इजीली स्टोर्ड एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट इजीली। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ्यूल शुड बी इकोनॉमिकल, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगा तो आम लोगों के लिए इसका व्यवहार करना डिफ़िकल्ट होगा। तो ये शुड बी इकोनॉमिकल।
तो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी दो प्रकार के हैं, एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोल पेट्रोलियम में आता है, वाटर विंड भी आता है और कुछ आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वुड, फ्लोइंग वाटर, फॉसिल फ्यूल, ये सब हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसका ज़्यादा एफिशिएंसी भी उसे मिलता है जो टेक्नोलॉजी से हम इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए इसी कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशन एनर्जी, टाइडल वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि उसको यूज़ करना इतना इजी नहीं है। सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट सोलर सेल पैनल इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसका एफिशिएंसी 25 to 30% है, जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसीलिए ये थोड़ा कन्वेंशनल नहीं है, इसे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो सम सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल, जैसे कि सन, विंड, फ्लोइंग वाटर, ओशन, वुड, बायोमास, इसे हम रिन्यूएबल मानते हैं। वैसे वुड को यदि हम स्ट्रैटेजिकली प्लांटेशन नहीं करेंगे तो वुड को मैं नहीं मानता कि इसको रिन्यूएबल कहा जा सकता है। यदि प्लांटेशन ठीक ठाक है और स्ट्रैटेजिकली हम करते हैं तो वुड को हम रिन्यूएबल मान सकते हैं। तो सम सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल, जिसको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि हज़ारों सालों, करोड़ों साल लगता है ये फ्यूल बनने के लिए। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। चलिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानते हैं। पहला बात है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स अर्थ के अंदर बनता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसीलिए हमें इसको कंजर्व करके रखना होगा और जुडिशियसली इसका यूज करना होगा। तो फॉसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज यही है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल से बहुत गैसेस रिलीज होते हैं, हार्मफुल गैसेस, और जो कि पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन करता है। इससे एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन जो बनता है, जिस कारण एसिड रेन बनता है और ये हार्मफुल भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। करोजन ऑफ मेटल भी होता है, सॉइल को अफेक्ट करता है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर को चेंज करता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी प्रॉब्लम करता है। तो फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज करें तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा सिचुएशन भी नहीं होता। बट आज फॉसिल फ्यूल का जिस प्रकार यूज हम करते हैं, इस कारण ये सब सिचुएशंस हमारे सामने हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होता है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सिचुएशन आज हमारे सामने है। तो हम चाहेंगे कि इसका यूज कम हो, और यूज कम होने के साथ साथ ये जो सिचुएशन है ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यदि टेम्परेचर हमारा अर्थ का 1 to 2 डिग्री भी बढ़ जाता है तो सी लेवल जो है, ग्लेशियर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और सी लेवल, पानी का लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, लगभग 8 से 10 फीट हाइट भी हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ
आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण किस प्रकार सिचुएशन होता है। उससे पहले देखिए एसिड रेन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं जब एसिड रेन होता है तो ये पॉइजनस गैसेस जो रिलीज होता है इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से और रेन वाटर के साथ मिलके, तो इसमें कौन सा गैसेस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन का बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। ये सब मिलके और रेन के साथ एसिड बन जाते हैं, जिस प्रकार सल्फ्यूरस एसिड, आपका कार्बोनिक एसिड, आपका नाइट्रिक एसिड। तो ये सिचुएशन प्रॉब्लम कर सकता है। और पीएच वैल्यू जो वाटर का लगभग 7 के आसपास है, ये यदि 5 की ओर आ जाता है पीएच वैल्यू, तो वाटर को हम एसिडिक कहेंगे और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए सरवाइव करना वेरी डिफ़िकल्ट होगा। अब देखिए ताजमहल की हालत जो है, एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी वहाँ पर था और आज वो नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ताजमहल का जो कलर है वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल से बना है, और कार्बोनेट मेटलिक कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करने से उसका करोजन स्टार्ट हुआ था। तो आज वो मथुरा रिफाइनिंग बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एसिडिक रेन का प्रभाव से इस ऐतिहासिक मोनूमेंट के ऊपर खतरा आ गया था। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीन हाउस की बात करेंगे। ग्रीन हाउस का मतलब हुआ कि जो सन से हीट आता है, टेम्परेचर्स हीट जो आता है, यदि वो ट्रैप होके अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाता है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा। और उसको ट्रैप करने के लिए जो गैसेस हेल्प करते हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे, इससे इस प्रकार गैसेस का रिलीज भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री भी इस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो हम होप करेंगे कि नियर फ्यूचर कोई एग्रीमेंट बने और देशों डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, और इसका रिलीज़ के कंट्रोल किया जाए। नहीं तो ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट के कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना और ये जो ग्लेशियर है ये पूरी तरह से मेल्ट होने का भी संभावना बिल्कुल है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, इस फोटो से आप देख सकते हैं किस प्रकार ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है और उसका हालत किस प्रकार बन चुका है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर रहते थे, पोलर बियर के हैं, सील के हैं, जो आइस के ऊपर रहते हैं, उनका हैबिटेशन भी खतरे में आ गया है, और इस कारण समंदर का पानी का हाइट भी बढ़ने वाला है। और इस सिचुएशन को जानते हुए हमें तुरंत इसके ऊपर प्रभावी ढंग से अटेम्प्ट लेना होगा, और जो गैसेस और जो सिचुएशन के कारण ये हो रहा है उसको कंट्रोल करना होगा। तो मैं आपको और कुछ ऐसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात बताऊंगा। आप जानते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो है ये किस प्रकार हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो जानना ज़रूरी है। थर्मल पावर प्लांट में हम कोल बर्न करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, और उससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन को रोटेट करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और ये कोल को बर्न करने से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड आपका जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये एसिड रेन के लिए कॉज करते हैं। बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करेंगे, यहाँ पर हम रिवर के ऊपर डैम बना देते हैं और उस पानी को, फ्लोइंग वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करके हम पानी का काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को फिर दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके टरबाइन रोटेट करते हैं, और इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारे डैम्स
आज हमारा देश में है और उसके ऊपर बहुत सारे सिचुएशंस भी है। इसका एडवांटेज जितना है डिसएडवांटेज भी है। बहुत सारे एडवांटेज की बात हम पहले करेंगे। पहला बात है फ्लोइंग वाटर रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हर साल बारिश होता है और डैम भर जाता है पानी से, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए इसको हम रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। दूसरा है इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई बर्न कोयला या कोई फॉसिल फ्यूल को हम जलाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई पोल्यूशन नहीं करता है। और जो स्टोर्ड वाटर है कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल फ्लड एंड फॉर आल्सो इरिगेशन पर्पज। तो बहुत सारे डैम्स बने थे फ्लड कंट्रोल करना और इरिगेशन को बढ़ावा देना, और थर्ड प्रायोरिटी था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो आज सिचुएशन बहुत सारे चेंज हो चुका है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स उस वाटर को इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं और इससे इरिगेशन के लिए सप्लाई पानी कम हो जाता है, और बहुत सारे डैम्स का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो चुका है, क्योंकि सॉयल क्ले सब बहाव से आकर वहाँ पर स्टोर हो गया है और इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गया है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डैम का हाइट बढ़ाने की बात हो रहा है, जिससे एक डिसएडवांटेज है कि जितने सारे लोग डैम के कारण डिस्प्लेस हुए थे उन लोगों को प्रॉपर रिहैबिलिटेशन भी नहीं मिल पाता है। यदि हम डैम का हाइट बढ़ाएंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ेगा, उसके साथ ही बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो अब हम इसका डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। पहला तो है बहुत हाई कॉस्ट है, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत कॉस्ट होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो दूसरा पॉइंट है आपका लार्ज एरिया ऑफ लैंड गेट सबमर्ज्ड एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा large area of land gets submerged and decomposition of vegetation produces मीथेन गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और भी इसका लिमिटेशन है, रिहैबिलिटेशन फैक्टर्स होता है। रिहैबिलिटेशन फैक्टर होने के साथ साथ बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, जो वहाँ पर रहते थे, पानी के द्वारा सबमर्ज हो जाने से उनका हैबिटेशन भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल सिचुएशन आ जाता है। तो ये जो डैम्स आजकल ऐसे प्लेसेस में नहीं बन पा रहा है, और जहाँ पर भी बन रहा है वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। इट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। तो थर्मल पावर प्लांट का मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाऊंगा, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी को हम एक पाइप से बॉयलर के अंदर हम एंटर करा रहे हैं, और बॉयलर के अंदर पाइप का सरफेस एरिया बढ़ाया गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट है, स्टीम में कन्वर्ट हो, और एक पाइप, छोटा पाइप के द्वारा जब वो पास करें तो ज़बरदस्त प्रेशर के कारण वो स्टीम यहाँ पर टरबाइन को रोटेट कर सके। और टरबाइन जनरेटर के साथ जुड़ा हुआ है, जनरेटर
टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ है। टरबाइन रोटेट करेगा तो यहाँ पर जनरेटर करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे आपका थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तालचेर उड़ीसा में है, और भी बहुत सारे प्लेसेस में हमारे देश में है, जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली कोल का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। तो कोल एक वेरी रॉ मटेरियल फॉर सच टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इसमें बहुत सारे पोल्यूशन होता है, बट ये उसका डायग्राम है जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है थर्मल पावर प्लांट में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार ये डैम है। डैम में पानी का हाइट हम बढ़ा देते हैं। ज़्यादा हाइट पानी यहाँ पर स्टोर होगा तो पानी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा तो पानी को जब हम नीचे से रिलीज करेंगे तो हाई पोटेंशियल एनर्जी के कारण वाटर एक हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और वो हाई काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर टरबाइन को हम रोटेट कर सकेंगे। टरबाइन के साथ यहाँ पर जनरेटर जुड़ा हुआ है, टरबाइन रोटेट करेगा तो ये आपका पावर हाउस से करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम यूज करते हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम को पानी चला जाता है। तो इस प्रकार हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन होता है। इसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बेसिकली ये सिचुएशन हमें समझना होगा। अब तीसरा पॉइंट है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है आपका डेड प्लांट्स को, या डेड प्लांट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जैसे कि वुड कहिए, काउडंग कहिए, वेजिटेबल वेस्ट कहिए, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सीवेज वेस्ट एसेट्रा। बायोमास इज decomposed by anaerobic microorganisms to produce biogas। anaerobic microorganisms का मतलब क्या है ना? जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स विदाउट ऑक्सीजन इस प्रकार बायोमास को डिग्रेडेड करता है, डिकम्पोज करता है, उसे हम कहते हैं अनएरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। जनरली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। इससे बेसिकली मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, बट मीथेन इसका मेन कंपोनेंट है। तो बायोगैस का जो गैस है वो कंटेंस करता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बायोगैस प्लांट क्या है? बायोगैस प्लांट वो होता है जहाँ पर हम इस प्रकार बायोमास का डिकम्पोजिशन करा के उससे ये सब गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका हाइड्रोजन, ये सब गैसेस को हम पाते हैं। तो बायोगैस प्लांट इसे हैज ए लार्ज अंडरग्राउंड टैंक मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। The lower part of the digester and the upper part of the dome with a gas outlet. On the one side of the tank above the ground is a mixing tank, and on the other side is an overflow tank. देखिए बायोगैस प्लांट का डायग्राम में आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा, बट याद रखिए इसका दो आउटलेट होता है। एक इनलेट होता है और दूसरा आउटलेट होता है। इनलेट जो होता है जहाँ पर हम लोग काउडंग को पानी के साथ मिक्स कराते हैं, इसे हम स्लरी कहते हैं, और उसको हम डाइजेस्टर के अंदर सेंड करते हैं, और वो डाइजेस्टर में वो स्लरी डिकम्पोज हो जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, और कुछ दिनों के बाद बायोगैस प्रोड्यूस होने लगता है। और ये बायोगैस को हम एक डोम लाइक टैंक के अंदर स्टोर करते हैं, और वहाँ से हम उसको निकालते हैं और किचन तक पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार बायोगैस प्लांट काम करता है। एनिमल डोंग इज मिक्सड विथ वाटर इन द मिक्सिंग टैंक एंड स्लरी इज सेंट टू इनटू। ये जो क्या हुआ, एनिमल डोंग को जब हम पानी के साथ मिला देते हैं उसको हम कहते हैं स्लरी, उसको डाइजेस्टर में भेज देते हैं। डाइजेस्टर जहाँ पर वो एनिमल डोंग्स डिकम्पोजिशन होगा बाय एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फ्यू डेज में बायोगैस बन जाएगा, एक एक्यूमुलेशन होगा
एक यूज करने जैसा अमाउंट बन जाएगा, और उसको हम we can take the gas is taken out through the gas outlet and used for heating lighting purpose. बेसिकली किचन में हीटिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें लाइट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्लरीज, जो स्लरी डिकम्पोज हो गया, दैट इज़ कॉल्ड स्लरी लेफ्ट बिहाइंड, उसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो कि एक बहुत अच्छा मैन्यूर की जैसा काम कर सकता है क्रॉप के लिए। तो अब हम जो अब समझा डायग्राम में देखना चाहेंगे किस प्रकार ये होता है फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। और इस बायोगैस प्लांट को बनाने के लिए गवर्नमेंट भी लोगों को सब्सिडी देता है। उड़ीसा में एक संस्था है ओरेडा, उड़ीसा रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये जो संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है, और ये लोगों को इस प्रकार बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 10,000 तक सब्सिडी देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट का डायग्राम से, इसे कहते हैं आपका इनलेट। यहाँ पर हम एक काऊ डंग एंड वाटर को मिक्स कराते हैं, एक स्लरी बनाते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, और इसको हम सेंड करते हैं। ये है आपका डाइजेस्टर। यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और वो इस में जो काऊ डंग में जो रॉ मटेरियल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को वो ब्रेक करते हैं, और बेसिकली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस प्रोड्यूस होता है। ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से मिट्टी के अंदर है। तो ये देख सकते हैं, ये इनलेट चैम्बर है, डोंग एंड वाटर मिक्सचर ये है, इसको अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक इसे हम कहते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्टर टैंक है। और ये आउटलेट है जहाँ पर यूज्ड स्लरी यहाँ पर निकल जाता है, और यहाँ पर वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, और इस कारण ये एक बेस्ट मैन्यूर की तरह काम करता है क्रॉप के लिए। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझना है। डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हैं ये आउटलेट फॉर बायोगैस है, यहाँ से गैस कलेक्ट होता है, और यहाँ से इस गैस को इस आउटलेट के थ्रू हम हमारे किचन रूम को लेते हैं, घर में लेते हैं, लाइट के लिए, हीट के लिए। और ये एक वाल्व होता है जहाँ पर हम इसे बंद कर सकते हैं। सपोज़ घर में कहीं पर लीकेज होता है, तो यहाँ से वाल्व को बंद करके हम लीकेज को रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये है हमारा फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। आगे देखिए विंड एनर्जी क्या है हम जानेंगे। विंड एनर्जी हमारा एक प्रकार का आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखिए विंड एनर्जी यूज्ड इन विंड मिल्स विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए विंड मिल्स हम लोग देखे होंगे जहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, फैन होते हैं, ब्लेड्स होता है उसका। और नॉर्मली जब विंड स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर में होता है, तो ये एक हेल्दी विंड स्पीड होता है विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, विंड एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम विंड मिल्स। तो विंड एनर्जी यूज्ड इन विंड मिल्स which convert the kinetic energy of wind into mechanical or electrical energy. The kinetic energy of wind can be used to do mechanical work like lifting water from the wells or grinding grains in the flour mills. It can also be used to rotate the turbines of generator to produce electricity. तो ये ज़्यादा काम में आता है to produce electricity. इसका आज यहीं पर ज़्यादा काम होता है
ये जो लिफ्टिंग वाटर की बात करेंगे या ये सब होता था पहले, बट आज इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ए सिंगल विंड मिल प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारे विंड मिल्स को एक प्लेस में लगाना होगा, जिससे हमें एक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना मिल सके जिससे हम कमर्शियल यूज कर सकें। तो इसका एडवांटेज क्या देखेंगे। पहला बात है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए क्योंकि विंड को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये अपने आप होता है, तो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सालों भर ये प्रेजेंस होता है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है और इसका रिकरिंग कॉस्ट भी बहुत कम है। एक बार बनाइए, हमें इसमें कोई खर्च ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस ज़रूर करना पड़ेगा। बट एक डिसएडवांटेज क्या है उसमें देखेंगे कि ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर विंड स्पीड एक पर्टिकुलर रेट में होना चाहिए, जो कि अवेलेबल होना मुश्किल है। विंड इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, और इसके लिए लार्ज लैंड की ज़रूरत होगा, रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड्स। एंड देखिए इसका विंड स्पीड मिनिमम चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि हर समय संभव नहीं हो पाता है। और चौथा इसका भी डिसएडवांटेज है, ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल्स हम यूज़ करेंगे तो बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो उसी रूट में वो मूव करते हैं, वो विंड मिल्स के द्वारा उनका नुकसान होता है, उनका जान जा सकता है, ऐसा होता भी है। तो लिमिटेशंस भी हैं, एडवांटेज है, लिमिटेशन है। तो अब हम एक विंड मिल का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक विंड मिल है जिसमें ब्लेड लगा हुआ है, ये सब आपका ब्लेड है, और यहाँ पर एक जनरेटर लगा हुआ है। ये बहुत पुराना वाला है, आजकल ऐसा तो यूज़ नहीं हो रहा है। इसका यूज़ हम पानी उठाने के लिए यूज़ करते थे पहले, आज हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल्स जहाँ पर होते हैं उसे हम कहते हैं विंड एनर्जी फार्म। आप देख सकते हैं ये मॉडर्न डे विंड मिल्स है, जिसका सिर्फ यूज होता है, यहाँ पर जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। और ये लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स जहाँ पर होता है उसे विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। और ये विंड एनर्जी फार्म से हमें कमर्शियली यूज करने जैसा इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। वैसे हमारा इंडिया में ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, बट डेनमार्क जैसा कंट्री है जहाँ पर इसका भरपूर यूज हो रहा है। और बट हमारा इंडिया जो है वो पूरी तरह से कोस्टल ओशन के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो कोस्टल रीजन बहुत बड़ा है, इसके बावजूद भी हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अनुसार ये एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़रूर है, बट कुछ ऐसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका कन्वेंशनली यूज करना मुश्किल है, इसीलिए हम उसे कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ग्रुप में कौन कौन आते हैं। पहले तो आएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी obtained from the sun in the form of heat and light. The heat energy is used in solar heating devices like solar cooker, solar water heater, solar furnace. The light energy used in solar cells. तो सोलर एनर्जी का भरपूर यूज हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसका सोलर वाटर हीटर के द्वारा पानी को गर्म किया जा सकता है, सोलर कुकर से हम कुक कर सकते हैं, सोलर फर्नेस से हमारा बहुत सारे काम हो सकता है। तो हम एक पढ़ेंगे इस सभी डिवाइसेस के बारे में। पहले देखते हैं सोलर कुकर। तो बॉक्स टाइप ऑफ सोलर कुकर हैज़ एन इंसुलेटेड box painted black inside. It is covered by a glass plate which allows heat to enter inside but doesn't allow heat to escape out. तो यहाँ पर याद रखिए सोलर कुकर में जो ग्लास सीट है व ग्लास प्लेट है जिसको हम कवर करते हैं
इनसाइड तो ब्लैक है, ब्लैक तो हीट को ऑब्जर्व करता है, बट ग्लास प्लेट का क्या यूज है? यहाँ पर समझने की बात है कि सनलाइट में इंफ्रारेड रेडिएशन होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है। सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें से जो इंफ्रारेड रेडिएशन आता है उसका वेवलेंथ छोटा होता है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। ग्लास प्लेट का एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, स्मॉल वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन को वो अलाउ करता है टू पास थ्रू इट, बट जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन सोलर कुकर के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है और जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, जो फूड है, जो यूटेंसिल है, उसको भी वो गर्म करता है, तो एवरी ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट कैन रिलीज इंफ्रारेड ऑल्सो। और कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जब इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ लॉन्गर होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर सन का है उतना टेम्परेचर राइज यहाँ पर सोलर कुकर के अंदर नहीं होता है। तो लो टेम्परेचर होने के कारण जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होता है फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट इनसाइड द सोलर कुकर, उनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। और ग्लास का एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, उस लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन को उसके थ्रू पास नहीं कराता है, इसलिए वो हीट रेडिएशन अंदर ही रहता है और टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो the food to be cooked in the kept in container inside the box, it can produce a temperature 100 degree to 140 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी प्रॉब्लम्स है, हम डिस्कस करेंगे इसका क्या क्या लिमिटेशंस है। सोलर वाटर हीटर की बात करेंगे तो ये पानी को गर्म करने के लिए यूज होता है। सोलर वाटर हीटर हैज़ एन इंसुलेटेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक inside with a system of copper tubes. It is covered with a glass plate which allows heat to enter inside but doesn't allow heat to escape out. तो मैं ग्लास प्लेट के बारे में तो बता चुका हूँ, यहाँ पर भी वही काम होता है। When water flows through the copper tube, it absorbs heat and becomes hot. तो सोलर सेल जो है इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसका आज भरपूर यूज होता है सोलर सेल्स का। तो ये एक डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल्स आर मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर्स, जैसे हम मेटलॉइड कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मानियम, गैलियम एक्सेट्रा। सिंगल सोलर सेल प्रोड्यूसेस इस वोल्टेज ऑफ अबाउट 0.5 to 1 volt and produces about 0.7 watt इलेक्ट्रिसिटी, बट ये बहुत कम है। एक सिंगल सोलर सेल इतना कम इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हमें बहुत सारे सोलर सेल को अरेंज करके कनेक्ट करते हैं और एक सोलर पैनल बनाते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। बट इसमें भी एडवांटेज क्या है देखेंगे, डिसएडवांटेज उसके बाद देखेंगे। पहला बात है ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जब तक सन है हमें कोई चिंता नहीं है, तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, अवेलेबल हमें हमेशा होता रहता है, सिवाय नाइट और इवनिंग। और इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच डजंट कॉज पोल्यूशन। बट एक बात यह है कि सोलर सेल बनाने के लिए जो टॉप ग्रेड सिलिकॉन की ज़रूरत होता है, उसको बनाने के लिए हमें पोल्यूशन ज़रूर करना पड़ता है। बट एक बार वो बन जाता है तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी हमें हमेशा मिल सकता है। और इट कैन बी यूज टू इन रिमोट एरियाज़ जहाँ पर पावर सप्लाई नहीं पहुँच पाया है या पहुँचने का कोई संभावना नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख एरिया, जहाँ पर माउंटेन रीजन है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी केबल के थ्रू नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर सोलर सेल पैनल के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं और दिया भी जा रहा है। स्ट्रीट लाइट भी इससे जलता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट केबल के थ्रू नहीं जा सकता। डिसएडवांटेज भी होता है इसका, तो देखते हैं क्या डिसएडवांटेज है। मैं बता चुका हूँ कि ये जो स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन से बनता है जो कि एक्सपेंसिव है इसको बनाना, इसीलिए सोलर सेल पैनल्स कॉस्टली हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं सिल्वर भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि एक सोलर सेल 0.5 to 1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 0.7 वाट उसका पावर है। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी पाने के लिए बहुत सारे सोलर सेल्स को ज्वाइन करना पड़ता है, और ज्वाइन करने के लिए हमें सिल्वर की ज़रूरत है जो कि उसका कॉस्ट को एक्सपेंसिव बना देता है। तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है। और
तीसरा बात है, इसमें जो हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ये डीसी है और उसको एसी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, और एसी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कॉस्ट में इजाफा भी होता है। आगे देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम वो सोलर बॉक्स टाइप ऑफ सोलर कुकर, उसका डायग्राम्स थोड़ा देखेंगे। देखिए बॉक्स टाइप ऑफ सोलर कुकर, यहाँ पर एक मिरर है। ये मिरर क्यों है? क्योंकि सनलाइट हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हीट कंसंट्रेट करना है इस बॉक्स के अंदर। तो इस मिरर से लाइट, सनलाइट रिफ्लेक्ट होके जो डायरेक्ट तो इनसाइड जा सकता है, बट कुछ एक एडिशनल लाइट पाने के लिए हम इस मिरर का यूज़ करते हैं। मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस बॉक्स के अंदर जाता है। यहाँ पर जो बॉक्स रखा हुआ है इसको ब्लैक पेंटिंग किया जाता है और ये मेटल से, और इनसाइड द बॉक्स ब्लैक कोटिंग किया गया है। ये ग्लास शीट जो उसको कवर करने के लिए रखा गया है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्लास शीट ही सनलाइट का जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एंटर करा देता है इनसाइड, बट इसके अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होता है, वो जो इंफ्रारेड प्रोड्यूस होता है, उसको वो बाहर जाने नहीं देता है। तो ये सोलर कुकर है, बॉक्स टाइप ऑफ सोलर कुकर। अब देखते हैं सोलर वाटर हीटर कैसे काम करता है। सोलर वाटर हीटर के बारे में हम बता चुके हैं, क्योंकि यह भी जो देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर पाइप है, इसके थ्रू पानी सर्कुलेट होता है और ये पूरी तरह से ग्लास से बंद हुआ है। और ये सोलर वाटर हीटर का यूज मेडिकल में यूज होता है, घर में भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम पानी को सोलर एनर्जी से गर्म कर सकें। बट ये भी कॉस्टली है, तो कॉस्टली सभी तो हो रहा है। सोलर सेल के बाद हम देखेंगे अभी। सोलर सेल जो होता है वो सनलाइट से काम करता है। जब सनलाइट उसके ऊपर आपका देख सकते हैं यहाँ पर सोलर सेल में आप यहाँ पर फ्रंट कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, और ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, तो रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा सके। यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पर है, और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब है कि जिसमें आपका वो नेगेटिव नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चार्ज कैरियर है, इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका पॉजिटिव नहीं है, इसमें जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज कैरियर को हम होल्स कहते हैं सेमीकंडक्टर में, और ये आपका बैक कोटिंग है। तो इस प्रकार ये उसका ऊपरी हिस्सा है नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर के कारण, और निचला हिस्सा पॉजिटिव होता है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये लगभग 0.5 to 1 वोल्ट तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है। बट ज़्यादा से ज़्यादा सोलर इलेक्ट्रिक करंट हमें अचीव करना है, तो इस प्रकार सोलर सेल को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करके सोलर सेल पैनल बनाना होगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल सके। तो अब हम सोलर पैनल देखेंगे कैसा है। सोलर पैनल क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे सोलर सेल्स को जॉइंट करके एक बड़ा सोलर सेल पैनल बनाते हैं हम लोग। ये सोलर सेल पैनल से कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। हमारा देश में गुजरात स्टेट जो है वो सोलर सेल पैनल व सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का नंबर 1 है हमारे देश में। और बट अभी भी हम इस प्रकार एनर्जी से बहुत दूर हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि कोई आदमी उसको ख़रीद के घर में यूज़ करना मुश्किल हो रहा है। बट हाउ करते हैं कि आगे से स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन, जिसके कारण ये इसका कॉस्ट बढ़ रहा है, सिल्वर का कारण भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये इन फ्यूचर सस्ता भी हो सकता है। तो आगे देखिए, सोलर सेल पैनल के द्वारा हम सोलर लैंप को जला सकते हैं। स्ट्रीट लाइट भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए सोलर सेल पैनल यहाँ पर है। ये दिन में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एक बैटरी में स्टोर करता है,
और रात में इस बैटरी का जो केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर ये लैंप जलता है। तो इस प्रकार ये हमारा सोलर सेल और सोलर सेल पैनल की बात हमने डिस्कस कर लिए। अब देखेंगे एनर्जी फ्रॉम सी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स में ये एक भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट ये कन्वेंशनल नहीं है। सो एनर्जी फ्रॉम सी से हम बहुत सारे एनर्जी निकाल सकते हैं, जैसे कि टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे। एनर्जी फ्रॉम सी is obtained in 3 different forms. They are tidal energy, sea wave energy and ocean thermal energy. देखते हैं पहले टाइडल एनर्जी क्या होता है। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून कॉजेस टाइड्स। और हम डैम बना सकते हैं जहाँ पर कोई भी रिवर समंदर में मिक्स होता है, तो जिसका माउथ कहते हैं रिवर का माउथ, यदि वो रिवर का माउथ नैरो होगा, नैरो ओपनिंग होगा between the land and sea, तो the movement of water during high tide and low tide can be used to rotate the turbines of generators to produce electricity. तो हाई टाइड के समय हम डैम के अंदर पानी एंटर करा सकते हैं, जिससे हम टर्बाइन को घुमा सकते हैं और पानी को स्टोर कर सकते हैं। एंड जब लो टाइड होगा उसी पानी को निकाल के हम भी टर्बाइन को रोटेट कर सकते हैं। और इस प्रकार, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रकार टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो वेन्यू होता है, जो लोकेशंस होते हैं, सूटेबल लोकेशन मिलना मुश्किल है। तो उसके बाद सेकंड देखिए सी वेव एनर्जी। जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है तो सी में बहुत बड़े बड़े वेव्स बनते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वेव्स कैन बी यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइंस एंड जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ओशन थर्मल एनर्जी क्या है। तो देखिए ओशन के सरफेस वाटर और ओशन के लगभग 1 या 2 किलोमीटर नीचे का जो पानी होता है, उनका टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और वार्म सरफेस वाटर यूज टू बॉयल लिक्विड अमोनिया एंड द वेपर्स इज यूज टू रोटेट द टर्बाइंस ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो कोल्ड वाटर नीचे से हम लिफ्ट करते हैं, दैट इज यूज टू कूल द वेपर्स बैक इनटू लिक्विड। और इस प्रकार फिर से वो वेपर को हम वार्म वाटर के द्वारा वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वेपर को कोल्ड वाटर के द्वारा फिर से लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ओशन थर्मल एनर्जी को OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन कहते हैं। तो टाइडल एनर्जी का किस प्रकार हार्नेस होता है, उसका डैम किस प्रकार बनता है, हम देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में। देखिए टाइडल एनर्जी कैसे काम करता है। ये आपका ओशन है। हाई टाइड के समय इस डैम के थ्रू वाटर एंटर कर जाता है और डैम में पानी भर जाता है। और जब लो टाइड होता है तो इस पानी को हम जब इसके थ्रू निकालते हैं तो टर्बाइन को रोटेट करते हैं। और इस प्रकार हमारा ये आपका वाल्व ओपन है, जिसके थ्रू पानी को हम कंट्रोल करते हैं। और जब लो टाइड होता है पानी को रिलीज करते हैं इस वाल्व को ओपन करके। तो वाल्व क्लोज करेंगे तो पानी बाहर नहीं जा सकता, बट हम हाई टाइड के समय इसको ओपन करके पानी को एंटर करा सकते हैं। ये मेन वाल्व है जो कि क्लोज होता है जब हम लो टाइड के समय। और इस पानी को सिर्फ इसी वाल्व के थ्रू, ओपन के थ्रू टर्बाइन को रोटेट किया करते हैं और हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये टाइडल एनर्जी का हार्नेस जैसे यहाँ पर होता है उसका ये डायग्राम है। उसके बाद देखिए आपका सी वेव एनर्जी। सी वेव एनर्जी मतलब आपका सी वेव्स जब हाई विंड होता मूव करता है तो बड़े बड़े जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, उस वेव्स के द्वारा भी हम टर्बाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार आपका सी वेव एनर्जी काम करता है। ओशन थर्मल एनर्जी जाननी बहुत ज़रूरी है। OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। ये वार्म वाटर है और ये कोल्ड वाटर है, लगभग 1000 मीटर नीचे। और ये ट्रांसमिशन केबल है, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वर्किंग के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर अमोनिया जो होता है
अमोनिया वेपर से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं और अमोनिया वेपर को फिर से दोबारा लिक्विफाई करने के लिए इस कोल्ड वाटर को हम ऊपर उठाते हैं। तो सरफेस वाटर, वार्म सरफेस वाटर अमोनिया को वेपोराइज करता है और एक कोल्ड वाटर अमोनिया को कंडेंस करके फिर से दोबारा लिक्विफाई करता है। तो ये है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। उसके बाद हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब अर्थ के अंदर से ये एनर्जी को हम कलेक्ट करते हैं। द डीपर रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी हॉट। दिस हीट मेल्ट्स रॉक्स एंड फॉर्म्स magma. The magma moves off and collects below it some places called hot spot. तो जो magma ऊपर उठता है तो कहीं पर वो अर्थ के नीचे वो कलेक्ट होकर रह जाता है, जिसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। और जब अंडरग्राउंड वाटर उस हॉट स्पॉट के कंटेक्ट में आता है वो गर्म होकर स्टीम बन जाता है और हाई प्रेशर में वहाँ पर रहता है। यदि हम ड्रिल करेंगे होल्स पाइप के द्वारा तो वो स्टीम को हम बाहर निकाल सकते हैं और इतना हाई प्रेशर में वो स्टीम निकलेगा जिसे हम टरबाइन रोटेट कर सकें और जनरेटर को यूज करके करंट प्रोड्यूस कर सकें। तो ये जियोथर्मल एनर्जी सिर्फ एक ही एनर्जी है जो कि सन का एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बाकी जितने सारे सोलर एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा वो सन के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। सिर्फ जियोथर्मल एनर्जी जो है वो सन के एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर उसका डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये है हॉट हीट ट्रांसमिशन, फोकस ऑफ द हीट। यहाँ पर जो ड्रिल किया गया है पाइप के द्वारा, यहाँ पर उस हीट को, स्टीम को हम निकाल सकें और यहाँ पर जियोथर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट से टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। बट यहाँ पर इंडिया में इसका लोकेशंस बहुत कम है, ज़्यादा लोकेशंस नहीं हैं। बट न्यूजीलैंड में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन है। थोड़ा बड़ा फिगर में हम इसको देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर जियोथर्मल डिपॉजिट से किस प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे आपका न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी द एनर्जी दैट इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो during nuclear reactions some mass is converted into energy and so a very large amount of energy is produced during nuclear reactions। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस दो प्रकार के हैं, एक है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिजन का मतलब है कि जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है और दो स्मॉल मीडियम साइज न्यूक्लियस बनता है और इसके कारण ज़्यादा से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। हेवी न्यूक्लियस कहेंगे तो यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे मेटल के न्यूक्लियस हेवी होते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होने को हम कहते हैं फिजन और न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इट इज़ यूज टू मेक एटम बम्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एटम बम और इलेक्ट्रिसिटी ये दो बात समझने की बात है। एक डिस्ट्रॉय करता है तो एक कंस्ट्रक्टिव काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी आज हमारा ज़रूरत है, बट आजकल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज हो रहा है। वैसे बहुत सारे देश उनके पास एटम बम्स है, वेरी डेंजरस है। तो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड मैनर न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम which rotates the turbines of generator to produce electricity। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है स्पेशली हीट फॉर्म में, और उसको कंट्रोल करके भी फिजन रिएक्शन करना पड़ता है, क्योंकि अनकंट्रोल होगा तो वो एटम बम बन जाएगा। और इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं और वो स्टीम को हाई प्रेशर में जब टरबाइन के थ्रू पास करते हैं तो टरबाइन रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। आगे देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। फ्यूजन जैसे ब्रेक हुआ तो फ्यूजन उसका अपोजिट है जिसमें जॉइन होता है। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन is a nuclear reaction in which small nuclei fuse together, join together to form a heavier nuclei. So with the release of very large amount of energy, the energy of sun is produced by the fusion of hydrogen nuclei to form helium nucleus. It is also used to make hydrogen bomb. तो ये सिर्फ बम के लिए ही यूज हुआ है, आज तक इसका कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं हो पाया है, मतलब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं
न्यूक्लियर फ्यूजन से। बट सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें लाइट न्यूक्लियस लाइक हाइड्रोजन ज्वाइन करके हीलियम बनता है और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ज़्यादा है। तो अब देखिए थोड़ा एडवांटेज हम जानेंगे। पहला बात है कि इट प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। जो हम लोग फ्यूल की बात करते थे, हाइड्रोजन और मीथेन की बात करते थे, वहाँ पर उनका कैलोरीफिक वैल्यू तो ज़्यादा था, बट यहाँ पर लाखों टाइम ज़्यादा है। और इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, एटम बम इसी से बनता है। और हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहर जापान के ध्वस्त हो गए थे इस एटम बम के द्वारा, उस समय जो एटम बम यूज हुआ था वहाँ पर 10-5 केजी जैसा यूरेनियम यूज हुआ था। आज हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के पास इससे बहुत बड़ा बड़ा एटम बम है जिसका यूज कभी भी हो सकता है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इट प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, ये पहला एडवांटेज है। इट सेफ्टी मेजर्स आर टेकन, यदि हम सेफ्टी मेजर लेंगे, इट इज़ मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली दैन फॉसिल फ्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बट इसका सेफ्टी मेजर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये ड्यू टू सम रीजन अनकंट्रोल हो जाएगा ये रिएक्शन, तो ये भयानक हो सकता है। डिसएडवांटेज में मैं वही बताऊंगा। पहला बात है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ वेरी हाई, और इसको चलाने के लिए कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है, इसको चलाने के लिए साइंटिस्ट की ज़रूरत होता है, और बहुत कॉस्ट होता है क्योंकि हमें सेफ्टी मेजर पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल लिमिटेड है, क्योंकि यूरेनियम जो 235 है आइसोटोप, उसका परसेंटेज बहुत कम है, वो लगभग 0.0 समथिंग उसका परसेंटेज है। 98% आपका यूरेनियम 238 है, और आपका 0.92 समथिंग परसेंटेज आपका यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 238 वेरी हाईली रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसलिए इसका परसेंटेज बहुत कम है। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोड्यूस हार्मफुल न्यूक्लियर वेस्ट, जो कि डिस्पोज करना डिफ़िकल्ट है। यूरेनियम ब्रेक होता है तो मेलिबेंडम लैंथानम जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है, और बैरियम क्रिप्टन जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है, और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये डिस्पोजल कहीं इधर उधर हम फेंक नहीं सकते। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना होता है इस वेस्ट को, और एक लीड बॉक्स के अंदर रखकर कोल माइंस जो ऑलरेडी एम्प्टी हो चुका है उसके अंदर डाल के उसको सैंड फिलिंग कर देते हैं। तो ये एक उपाय है जिससे हम इसका डिस्पोज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक स्लो न्यूट्रॉन है, यहाँ पर एक स्लो न्यूट्रॉन जा रहा है, एक यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है। ये न्यूट्रॉन जब इसके अंदर एंटर करता है तो अनस्टेबिलिटी जो पहले था उसको जब बढ़ा देता है, और ये न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है आपका 2 मीडियम साइज न्यूक्लियस। ये आपका बैरियम क्रिप्टन हो सकता है, मेलिबेंडम लैंथानम भी हो सकता है। उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी यहाँ पर बनता है, जो तीनों न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को ब्रेक करने में हेल्प करता है। बट ये बहुत हाई स्पीड होता है, इनका स्पीड को कम करना ज़रूरी है। स्लो रिएक्शन होगा, स्लो कलिजन होगा, तो ये फ्यूजन ईजिली होगा। तो इसको स्पीड को कम करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज होता है, और उसके द्वारा हम इसका स्पीड को कम कर सकते हैं। ओके, आप देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। एक एटम बम कैसे बनता है उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक यूरेनियम था, एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट हुआ, 2 मीडियम साइज न्यूक्लियस बना, बैरियम एंड क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन बन गया। 3 न्यूट्रॉन जाके 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को ब्रेक किया, और इससे आपका 3 पेयर्स ऑफ क्रिप्टन बैरियम न्यूक्लियस बना। उसके साथ साथ 9 नंबर ऑफ 1 2 3 4 इसे 9 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बना, और ये 9 न्यूट्रॉन जब 9 यूरेनियम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर इतने सारे यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएंगे, वो एनर्जी डिस्ट्रक्शन एक हैवोक ला सकता है। इसलिए ये कंट्रोल रिएक्शन में ठीक है, बट अनकंट्रोल वेरी डेंजरस है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे तो लाइट न्यूक्लियस ज्वाइन करते हैं और एक
हैवी न्यूक्लियस बनता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है। आप देख सकते हैं 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस यहाँ पर, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है तो एक हीलियम का एक आइसोटोप बनता है, एक न्यूट्रॉन निकल जाता है, उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट का एनर्जी रिलीज होता है। और दूसरा एक डायग्राम देख सकते हैं, आपका ड्यूटेरियम यहाँ पर है, ये ट्रिटियम है। जब ये कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब फ्यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, तो हीलियम प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, और एक न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो हीलियम प्रोड्यूस होने के साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, जिस एनर्जी को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, इसका सिर्फ हाइड्रोजन बम बनाने में यूज़ होता है।